हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज एस इंस्टीट्यूट। माय नेम इज सैफुल्ला। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इससे पहले हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था, थ्योरी परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में जाना था, और साथ ही साथ उसमें वेक्टर्स लॉ ऑफ कूलम्ब्स लॉ को भी पढ़ा था। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स को आपने कंप्लीट नहीं किया है तो आप उस लेक्चर्स को कंप्लीट ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होता जाए। क्योंकि पिछला जितना भी लेक्चर्स बताया गया है कॉन्सेप्ट और प्लस न्यूमेरिकल, यानी कॉन्सेप्ट को समझाने के साथ साथ न्यूमेरिकल भी बताया गया आपको, क्योंकि एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल दोनों आता है, चाहे वो बोर्ड के एग्जामिनेशन हो, चाहे वो नीट का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो IIT मेंस का एग्जामिनेशन हो। तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप ज़रूर पढ़ लें उसे और समझ लें, और उसके बाद ये टॉपिक आप पढ़ें तो ये टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको आगे जा करके, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसके बाद और भी जो टॉपिक्स आएगा उसमें ये बहुत काम आने वाला चीज़ है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में आपने क्लास 12th में, ये 11th में भी आपने पढ़ा होगा इस चीज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या चीज़। इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये चीज़ है कि कोई एक चार्ज है, मान लीजिए ये चार्ज है Q0, ठीक। ये चार्ज है Q0 और एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3, एक चार्ज है Q4। इस तरीके से बहुत सारा चार्ज है। अब ये सब चार्ज जो है, इस चार्ज को हम कंसिडर कर रहे हैं। इस चार्ज पर इस चार्ज की वजह से भी फोर्स लगेगा, इस चार्ज पर इस चार्ज की वजह से भी फोर्स, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा। यानी ये पॉजिटिव हम ले रहे हैं और ये सब भी पॉजिटिव है, तो कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो Q1 और Q0, तो देखिए ये दोनों के बीच में अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए ये फोर्स लगा F1, ठीक है, ये नॉट है तो ये 1 मान लिया, 1 के जरिए लगा। और यहां देखिए ये क्या लगा? F2 लगा। और फिर देखिए 3 के जरिए जो लगेगा वो क्या लगेगा? F3 मान लिया, ठीक। और F4 के जरिए जो लगेगा वो क्या हो गया? F4 हो गया, सॉरी, यानी चार्ज 4 के जरिए। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये हुआ कि इस पर एक से ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है कि इस पर नेट फोर्स हमें बताना होगा कि नेट फोर्स क्या होगा। तो अगर इस पर हम नेट फोर्स निकालना चाहेंगे, यानी इस पर नेट फोर्स हमारा कितना आएगा, वो नेट फोर्स हम जो फाइंड करना चाहेंगे, तो हमारा नेट फोर्स कितना आएगा इस चार्ज पर? Q1, Q2, Q3, Q4। इन चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स लगा उस पर नेट फोर्स क्या होता? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि नेट फोर्स अगर आपको निकालना है और एक चार्ज पर एक से ज्यादा फोर्स, अगर एक से ज्यादा चार्ज का फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो क्या कीजिएगा? हर फोर्स का वेक्टर सम कर देना है आपको। हर फोर्स का क्या करना? वेक्टर सम करना है। यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, यहां 4 तक है, ठीक। अब इसको हम लोग डॉट 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 प्लस Fn तक ले जा सकते हैं, यानी n टर्म्स तक लेकर जा सकते हैं। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा अगर इस पर फोर्स लग रहा होगा, तो सबका हमें क्या कर देना है? वेक्टर सम कर देना है हर फोर्स का। यही कहलाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी एक पर सुपरपोज हो गया, बहुत सारा फोर्स लग रहा है। अब इसमें क्या समझना जरूरी है कि देखिए ये Q1 का जो फोर्स लगा, क्या लगा? F1। तो क्या ये F1 पर, इस F1 फोर्स पर Q2, Q3, Q4 भी इस पर फोर्स लगा रहा है, तो क्या इस F1 के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क आएगा? तो जवाब है नहीं, कोई भी फर्क नहीं आएगा। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है और तीसरा चौथा चार्ज है वो भी प्रेजेंट है, तो उसकी असर की वजह से, यानी ये चार्ज के असर की वजह से क्या इस पर भी फोर्स लगेगा? तो इसका जवाब है नहीं। यानी इस पर मतलब इसके मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं। हर कोई अपना इंडिविजुअली फोर्स लगा रहा होगा, यानी Q1 F1 लगा रहा होगा, Q2 F2 लगा रहा होगा, Q3 F3 लगा रहा होगा, Q4 Q0 पर F4 लगा रहा होगा। तो हर पर जो अपना अपना जिसका मैग्नीट्यूड होगा वही सिर्फ होगा, इसकी वजह से इसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क
ना पड़ेगा, इसकी वजह से इसके मैग्नीट्यूड पर या इसकी वजह से इसके मैग्नीट्यूड पर किसी पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखना, ये सिस्टम में हम एक ले लेंगे Q1, Q2, Q3, Q4 इससे ज्यादा। ये बात समझ गए। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 11th में आपने पढ़ा था नॉर्मल फोर्स के बारे में, ठीक है। एक बॉडी है 50 kg का, ठीक। अब एक बॉडी 50 kg का है तो इस पर नॉर्मल फोर्स जो लगता है नीचे अगर हम दिखाएं mg, तो कितना लगेगा? m हो गया 50, g हो गया 10, कितना आ गया? 500 न्यूटन फोर्स लगा। अब इसी पर हम एक और फोर्स ऊपर से अगर इस पर कहें हम कि एक फोर्स और हम लगा दें, इस 50 kg बॉडी के ऊपर में से एक फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का ऊपर से, तो इस पर तो पहले एक फोर्स लगा mg, अब साथ ही साथ एक और फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, ये वाला फोर्स लग रहा है, तो mg प्लस 10, तो देखिए 500 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा? 510 न्यूटन। तो फर्क आ गया ना, मतलब ये नॉर्मल फोर्स जो लग रहा था, जब दूसरा फोर्स एक पहले से फोर्स अप्लाई किया गया इस पर और बताया गया कि बताइए टोटल नॉर्मल फोर्स क्या हुआ, तो ये फोर्स इस फोर्स के असर में आ गया, यानी इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। बट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में यह होता है कि अगर Q नॉट पर जो भी फोर्स इंडिविजुअली फोर्स, हर कोई इंडिविजुअली फोर्स एक्ट करेगा, तो कोई भी अगर फोर्स लग रहा होगा इंडिविजुअली तो दूसरे फोर्स के असर की वजह से उसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? ये कंसेप्ट समझ में आ गया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट। अब इस पर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को, ये जो वेक्टर सम आ रहा है 1 by 1 करके, इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे और थोड़ा सा वेक्टर के रूल्स को समझेंगे, क्योंकि समझना जरूरी है। अगर नहीं समझ में आएगा वेक्टर्स का रूल तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर न्यूमेरिकल नहीं बना सकते हैं। देखिए यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर एडिशन के बारे में, ठीक। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कह रहा है कि नेट फोर्स जो होगा वो वेक्टर सम हो जाना चाहिए तमाम फोर्स का, यानी हर फोर्स का जो है वो क्या हो जाना चाहिए? वेक्टर सम होना चाहिए। तो वेक्टर सम करने के लिए तो हमें वेक्टर एडिशन के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ठीक है, और ये एक बीच का एंगल है थीटा। क्लियर? तो हमें इसका अगर हमें सम करते थे, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम अगर हमें निकालना होता था तो नेट निकालते थे हम। तो जब नेट निकालते थे उसका एक नाम देते थे हम रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट आर कहते थे। क्लियर? तो आर बराबर जो होता था फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। रिजल्टेंट वेक्टर आप जानते हैं, ये चीज अच्छी तरीके से समझते हैं ये बात। इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसमें हम लोग फोर्स की बात करेंगे ना, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपको बताया जाए इस तरीके से समझिए। जैसे मान लीजिए ये है आपका 30 डिग्री एंगल, ठीक, 30 डिग्री एंगल है, या 60 डिग्री एंगल लेते हैं, 60 डिग्री एंगल है, और ये है आपका 4 न्यूटन है, ठीक है, और ये 5 न्यूटन है, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि आपको निकालना है नेट बताना है क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो अगर आपको निकालना है एफ नेट, यानी नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, तो आप क्या करेंगे? अंडर रूट ये कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 4 और इंटू कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है जाकर के 1/2। तो कॉस 60 डिग्री हो गया 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 16, 25 और 5 4 से कितना हो गया? 20 हो गया। अब इसको अगर हम ऐड कर देंगे, यानी 45 और 16 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 45 प्लस 16, तो 55 और 6 हो गया जाकर के 61 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 61 हम आंसर हो गया अंडर रूट 61, तो ये हमारा नेट फोर्स निकल गया इतना न्यूटन। तो इस तरीके से हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं जब मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा? डिफरेंट होगा। बट अब यहां पर यह समझना, रिजल्टेंट निकालने का यह तरीका हो गया, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात यह है, देखिए अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मान लीजिए दो वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एफ है और ये भी एफ है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसको हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं।
देखिए ये क्या हो गया, इसके बीच का एंगल थीटा हो गया। तो इसका अगर हमें नेट फोर्स निकालना है एफ नेट, तो एक जो फॉर्मूला डायरेक्टली है वो फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। एफ नेट बराबर क्या निकाल सकते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू, यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, ठीक। तो ये एंगल दिया हुआ, अब ये एंगल कितना डिग्री दिया हुआ, ये 60 डिग्री दिया हुआ, यानी ये एंगल हमने मान लिया 60 डिग्री। ये फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों कितना एंगल पर है, 60 डिग्री पर है। तो इसका नेट अगर हमें निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, एफ स्क्वायर प्लस 2a, ए कितना है एफ, बी कितना है एफ, एफ इंटू एफ और इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, एफ स्क्वायर एफ इंटू एफ क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर। तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो आ गया जा करके √3 एफ स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, √3f। ये आ गया डायरेक्ट, इस तरीके से निकाल सकते हैं √3f, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से यानी दो फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो और वो 60 डिग्री पर रखा रहे तो डायरेक्टली आप ये यूज कर सकते हैं √3f डायरेक्टली एकदम। ये इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत है नहीं अगर आप याद रखेंगे तब। और दूसरा तरीका ये भी है कि हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, कई तरीका, फोर्स और ये फोर्स और दोनों का एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो इस पर नेट निकालने के लिए देखिए इसका एक कंपोनेंट वेक्टर, अगर मान लीजिए इसका एक कंपोनेंट वेक्टर बनाया जाए, इधर बताते हैं, देखिए ठीक है, ये दोनों कितना डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है। ये फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब इसमें अगर इसका कंपोनेंट बनाया जाए तो परपेंडिकुलर यहां से ड्रा करना पड़ेगा। तो इसका एक बनेगा जाकर के कंपोनेंट एफ साइन थीटा बाई 2 और एक क्या बनेगा, इधर भी इसका बनेगा एफ साइन थीटा बाई 2। कंपोनेंट बना रहे हैं, यानी अगर ये थीटा है, मान लीजिए सपोज डेट ये थीटा है, तो इसका अगर हमें नेट निकालना है तो नेट निकालने के लिए इसका दो कंपोनेंट टूटता है, एक कॉस में और एक साइन में। तो एफ साइन और एफ साइन थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा और थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो क्या हो गया, एफ साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो इसका आएगा एफ कॉस थीटा बाई 2 और इधर भी आएगा एफ, इसका भी आएगा साथ साथ इसी डायरेक्शन में, एफ कॉस थीटा बाई 2। अब दोनों वेक्टर को हम ऐड कर देंगे तो हमारा नेट जो आ जाएगा वो डायरेक्टली इस फॉर्मूला से हम ला सकते हैं। एफ और एफ कितना हो गया, 2f कॉस थीटा बाई 2। तो जैसे अभी हमने बताया कि 60 डिग्री पे रखा था, तो देखिए 60 डिग्री पुट कीजिए, यहाँ 2 हो गया, f हो गया, कॉस 60 बाई 2 कितना हो गया, 30। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3 बाई 2 होता है। 2 से 2 कैंसिल, कितना आया, √3f आया। तो ये फॉर्मूला भी याद रखिए, इस फॉर्मूला से भी आप नेट फोर्स निकाल सकते हैं। अगर दो फोर्स का मैग्नीट्यूड, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा और वो किसी एंगल पर दिया होगा तो डायरेक्टली 2f cos थीटा बाई 2 करके भी आप निकाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली √3f किसके लिए, 60 डिग्री के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं और इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो वो आप पर डिपेंड करता है, जो आपको आसान लगे वैसे बनाएं। ये वेक्टर कंपोनेंट है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक एक्स वाला और एक वाई वाला, पढ़ा होगा आपने क्लास 11th में। तो देखिए तो अगर याद रखने वाली बात यह है यहां पर कि अगर दो वेक्टर और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और वो 60 डिग्री पे रखा हुआ है तो उसका अगर नेट निकालेंगे तो √3f होगा। अगर दो वेक्टर है f और f और दोनों कितना डिग्री पे रखा हुआ है, 90 डिग्री पे रखा हुआ, तो f और f 90 डिग्री पे रखा हुआ, इसका अगर आपको नेट निकालना है, क्योंकि नेट एकदम एग्जैक्ट 20 से जाएगा, तो नेट निकालना f नेट। तो जब दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे दिया रहेगा तो उसका डायरेक्टली f नेट क्या हो जाएगा, √2 इंटू एफ। यह बात याद रखना, ये सब आता है वैल्यू 90 पे, 60 पे, अगर 120 डिग्री पे भी आता है, 120 डिग्री पे। दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर का यानी फोर्स वेक्टर है यहाँ पर, और फोर्स वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो अब 120 डिग्री पे निकालना, तो 120 डिग्री पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 120 डिग्री पे जो नेट फोर्स हो जाएगा वो f के बराबर ही होगा, बस और कुछ है नहीं। यानी ये जितना है उतना ही f आएगा। कैसे आप देख सकते हैं,
cos 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 -1/2। तो -1/2 से तो देखिए एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर -2f इंटू एफ और इंटू -1/2 कैंसिल। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर प्लस होगा तो प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, अंडर रूट एफ स्क्वायर आया तो अंडर रूट एफ स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा एफ होगा। इसको आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं आराम से इजी वे में। तो ये वाला वैल्यू यानी 60 डिग्री पर है तो √3f कर दिया, 90 पर है तो √2f कर दिया और 120 पर है तो वो सिर्फ f होगा। ये ऐसे कर सकते हैं। दूसरा ये बात चीज ये समझ में आ गया, ये इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि ये चीज आपको काम आएगा न्यूमेरिकल बनाने में। अभी जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वेक्टर काम आना है हर हाल में। इसमें भी आप चाहे तो बना सकते हैं, इजी वे में बना सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं आसान तरीके से। देखिए 120 का आधा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 120 का आधा 60 हो गया तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा f बचेगा। तो इससे भी आप सोल्व कर सकते हैं, जैसे चाहे आप वैसे बनाइए। मज़ेदार चीज़ है, फिजिक्स पढ़ना कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है, बशर्ते कि कॉन्सेप्ट सही से समझ में आना चाहिए। तो ये नेट फोर्स हम लोग सीख रहे हैं किस तरीके से निकालते हैं। अगर देखिए अब वेक्टर अगर रहे, मान लीजिए सपोज दैट ये वेक्टर है, 3 वेक्टर दिया हुआ है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए ये वेक्टर जैसे ये f है, ये f है, ठीक, और ये भी f दिया हुआ, 3 वेक्टर है। तो ये दोनों तो 90 डिग्री पर रखा हुआ है f और f, तो इसका नेट निकालेंगे हम। इसका जो नेट निकलेगा अभी हमारा, हमने बताया था वो कितना √2 इंटू एफ, इसके बराबर निकलेगा, इसका और इसका। अब जब वेक्टर एक ही लाइन में एक से ज्यादा वेक्टर आता है ना, तो उस वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो अब जो नेट निकलेगा हमारा नया नेट फोर्स, तो क्या करेंगे √2f प्लस f कर देंगे, यानी ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों को जोड़ देंगे, टोटल रिजल्टेंट हमारा आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखिए अगर इस तरीके से यानी एक पॉइंट पर एक से ज्यादा वेक्टर रहेगा तो उस वेक्टर को आपको जोड़ देना है, f प्लस f कर देना है। दूसरी बात ये याद रखना है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में। वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, f और f है, और दोनों का डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। तो जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो उसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में लेंगे, f माइनस f, तो वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब अगर जैसे एक वेक्टर दिया हुआ इधर 4f, ठीक है, और इधर एक वेक्टर दिया हुआ है 2f, ठीक, तो अब यहाँ 4f है, यहाँ 2f है, तो अब इसका नेट जब हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए ये बड़ा और ये छोटा है, तो 4f माइनस 2f कर देंगे, कितना आ जाएगा 2f आ जाएगा। तो ये सब चीज कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बताया गया है कि आप वेक्टर का यूज कीजिएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है कि वेक्टर सम होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और न्यूमेरिकल समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट। सवाल यह है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, और सबका जो साइड है वो a के बराबर दिया हुआ। कह रहा ये चीज कि a, b और c, इस पर चार्ज q रखा गया, इस पे भी चार्ज q, इस पे भी चार्ज q, सब पर कैसा चार्ज है प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ। क्या रहा क्या चीज सवाल की फाइंड द नेट चार्ज, फाइंड द नेट चार्ज, सॉरी फाइंड द नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन एट, फाइंड द नेट फोर्स एट द वर्टेक्स C। नेट फोर्स निकालना किस पर, C पर निकालना, यानी C पर जो प्रेजेंट है चार्ज, फाइंड द नेट फोर्स द चार्ज प्रेजेंट एट वर्टेक्स C पर निकालना है हमें। तो C पर निकालना है नेट फोर्स। तो देखिए सबसे पहले देखिए A और C, तो AC प्लस और प्लस है तो कैसा फोर्स लगेगा रिपल्सन, तो रिपल्सन फोर्स को हम ऐसे शो करेंगे, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, ठीक। अब दोनों के बीच के देखिए क्या है, A दिया हुआ है डिस्टेंस, और हम लोग जानते हैं कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है, फोर्स बराबर होता है K
Q और इंटू Q, तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर, दोनों सेम है, और बाई क्या हो जाएगा R स्क्वायर, तो R क्या हो गया A स्क्वायर, हो गया नहीं ये चीज, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। अब आइए B के जरिए लगेगा C पर, तो ये भी रिपल्सन होगा, प्लस और प्लस है, तो प्लस और प्लस किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू B। अब जरा गौर कीजिए, FCA लगा, अब यहां पर FCB हम निकाल रहे हैं, तो ये भी Q और ये भी Q, तो क्या हो गया KQ। अब देखिए दोनों के बीच का ये डिस्टेंस कितना है A स्क्वायर। अब जरा गौर कीजिए, फोर्स ऑन C ड्यू टू B, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नजर आ रहा है ना, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, तो दोनों का हमने क्या मान लिया, F के बराबर मान लिया, दोनों किसके बराबर मान लिया, F के बराबर, यानी ये भी F और ये भी F हो गया। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, और ये भी कितना होगा, 60 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अभी हमने आपको बताया था कि जब दो वेक्टर कितना एंगल पर हो, 60 डिग्री पर हो, तो उसका जो नेट फोर्स निकलेगा, इसका अब हमें क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है ना, नेट फोर्स निकालना है C पर प्रेजेंट है जो चार्ज, उस पर नेट फोर्स बताना। तो नेट फोर्स जो निकलेगा अगर 60 डिग्री पर होगा, तो आपको याद रहना चाहिए, अगर याद रखिएगा तो √3F कर दीजिए, और अगर ये याद नहीं रहता, क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों को क्या माना, F और F माना, अगर ये याद नहीं रहता है, मान लीजिए, देखिए मान लीजिए यहां पर ये बात कि ये अगर आप ये वाला यूज नहीं कर सकते, तो वो फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, नेट फोर्स जब सेम एंगल पर डिस्ट्रीब्यूट होगा 2F cos θ/2, इस पे भी बना सकते हैं। तो देखिए डायरेक्टली आंसर वही आएगा घूम फिर करके, √3F। तो इसका जो नेट फोर्स निकलेगा तो वो क्या निकलेगा, √3F। तो √3F का वैल्यू क्या है, F का वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम है, KQ² ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज द आंसर, नेट फोर्स ऑन C। क्लियर, समझ में आ गया आसान तरीके से। अब देखिए इस पर भी बनाएंगे तो वही आएगा, 2F cos 60/2 30 हो गया, cos 30 का वैल्यू क्या हो जाता, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, F √3 आया, F का वैल्यू क्या था, KQ²/A², पुट कीजिएगा तो भी आंसर। अगर ये दोनों आप भूल गए तो फिर आप कौन सा फॉर्मूला यूज कीजिएगा, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला, R बराबर √A² + B² + 2AB cos θ, A की जगह पे F, B की जगह पे भी F कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए यही सवाल क्या है और दूसरे तरीके से, A B C इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, फिगर में थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल AAA, ठीक। अब कह रहा सवाल ये, इसमें सवाल समझिएगा, सवाल ये कह रहा है कि नेट फोर्स निकालना हमें किस पर, A पर। A पर प्रेजेंट है चार्ज -Q, B पर है +Q, C पर है +Q, ठीक। अब हमें नेट फोर्स निकालना है, किस पे निकालना है, A पर निकालना है। तो देखिए A और B के बीच जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसका डायरेक्शन कहां होगा, इधर होगा ना, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, ठीक। अब देखिए यहां पर ये -Q, ये +Q, इसका भी जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो इधर लगेगा। बात समझ में आ रही है बात, फोर्स ऑन A ड्यू टू C। अब फोर्स ऑन A ड्यू टू B क्या होगा, KQ²/A², और फोर्स ऑन A ड्यू टू C क्या होगा, KQ²/A²। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला सिंपल सा, KQ1 × Q2/R²। तो चार्ज का साइन सिर्फ नेचर अलग है, बाकी मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो अब इसका भी देखिए जरा सा गौर कीजिए, ये दोनों वेक्टर जो आया F और ये, तो ये भी है KQ²/A², और ये भी है KQ²/A², और दोनों कितना डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है ना, 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री पर है। तो इसका अगर नेट निकालना, इसको भी F मान लिया, इसको भी F मान लिया, तो नेट निकालने के लिए सिंपल सा 60 डिग्री पर होगा तो क्या होगा, √3F हो जाएगा। तो √3 और F का वैल्यू हमारा क्या है, KQ²/A², ठीक। एकदम आसान तरीके से समझ में आ गया, अच्छे से ट्रायंगल वाला समझ में आ गया, इजी वे में, कोई ज्यादा टफ नहीं, कोई ज्यादा भारी नहीं। अब देखिए इस पर क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, AIPMT का सवाल, एम्स का क्वेश्चन दिखाते हैं, जो एकदम आसान सा सवाल है, ज्यादा भारी ज्यादा टफ नहीं है, बस सिर्फ आसान सा सवाल, आसान सा क्वेश्चन, उसको देखना और समझना।
देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर सवाल है एम्स 2003 का क्वेश्चन, और ये ज़्यादा एकदम टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़ेंगे खुद समझ में आ जाएगा। तो देखिए, 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल सबका साइड दिया हुआ ए और ए, ये तीनों को रखा गया है, यानी ये तीनों चार्ज को रखा गया है 3 कॉर्नर पर, 3 वर्टेक्स पर ट्रायंगल के। कह रहा क्या चीज सवाल में कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स ए इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू बीसी। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू बीसी, यानी ए पर हमें निकालना है बीसी जो नॉर्मल है, परपेंडिकुलर जो होगा बीसी के, उसके जरिए हमें फोर्स बताना है कि कितना लग रहा है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, ए पर जो है लगेगा फोर्स, ठीक। तो ए पर फोर्स, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो यहाँ ए और बी के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, ये यहाँ लगेगा फोर्स, और ये जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये दोनों के बीच में फोर्स। अब यहाँ प्लस ही यहाँ प्लस है, तो इधर फोर्स ऑफ क्या लगेगा, इधर फोर्स ऑफ लगेगा रिपल्सन। समझ रहे इस बात को, फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक, प्लस क्यू, तो क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक। अब देखिए, ये दोनों का नेट फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। ये कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, तो ये कितना होगा, 120 डिग्री होगा ना। तो नेट फोर्स कितना होगा, इधर होगा नेट फोर्स, तो इधर नेट फोर्स होगा, तो नेट फोर्स इधर होगा, तो एफ के बराबर होगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब के का मतलब हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, जल्दी से बनाने के चक्कर में ऑप्शन ए को टिक लगा देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि नेट फोर्स बोल रहा था निकालने के लिए, तो बस ये दोनों का नेट फोर्स इधर आया, तो इसलिए आंसर ये हो गया। जबकि ऐसा नहीं है ये, ठीक है। जबकि सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ था कि हमें जो फोर्स निकालना था वो बीसी के जो परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल टू बीसी जो होगा, बीसी के डायरेक्शन में जो नॉर्मल होगा उस पर फोर्स बताना था। तो ये बीसी हो गया, ए से अगर परपेंडिकुलर हम ड्रा करें, इसे हम मिटा रहे हैं, यहाँ पर समझने वाली बात है जो ध्यान दीजिए, ये ए हो गया और ये बीसी हो गया। अब ये हमने परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हुआ ए से बीसी पर। अब जरा बताइए, क्या बीसी के जरिए ए पर कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा है? कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा है ए पर? कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, ना इधर ना इधर, कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है यहाँ पर इस नॉर्मल पर एक। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 0 होगा। मतलब इधर जो नेट फोर्स हमारा होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो आसान सा सवाल है, इजी सा, समझ में आ गया। तो स्टूडेंट गलती क्या करता है, जल्दी के चक्कर में, बनाने के चक्कर में ये भी होता है कि ऑप्शन ए को मार करके आ जाएगा, टिक लगा करके आ जाएगा। तो ये सवाल हो गया एम्स का जो एकदम नॉर्मल पर ही सवाल था और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा भारी सवाल नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, अब आपके बोर्ड पर लिखा हुआ ये क्वेश्चन, हम लोग ट्रायंगल का यानी ट्रायंगल के ऊपर सुपरपोजिशन यानी ट्रायंगल के ऊपर चार्ज रखा रहेगा, तो उस पर नेट चार्ज किस तरीके से निकालेंगे किसी एक वर्टेक्स के ऊपर, किसी एक कॉर्नर के ऊपर। तो सवाल यहाँ पर ये लिखा हुआ 5 × 10⁻⁷ माइनस 2.5 × 10⁻⁷ 1.0 × 10⁻⁷ 3 चार्जेस है। तीनों चार्जेस को कहाँ रखा गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 साइड पर यानी 3 कॉर्नर्स पर ए बी सी पर। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। ये बना लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इस पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये कॉर्नर है, इसे मान लेते हैं ए, ये मान लिया बी और ये मान लिया ए, मान लिया बी, मान लिया और इसे क्या मान लिया, सी मान लिया, ठीक। तो ए पर कितना है 5.0 × 10⁻⁷ और बी पर कितना है -2.5 × 10⁻⁷ कूलम, और सी पर कितना है, सी पर है 1.0 × 10⁻⁷, ठीक। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस हर साइड का वैल्यू दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। सवाल ये कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है किस पर, सी पे निकालना है। किसकी वजह से, रेस्ट 2 चार्ज की वजह से। तो 2 चार्ज की वजह से हमें निकालना है, रेस्ट 2 चार्ज की वजह से। तो 2 चार्ज यहाँ पर हमारा क्या है, ए और बी है। तो ए के जरिए सी पर जो लगेगा, तो ये ए सी प्लस और प्लस चार्ज है, तो दोनों के बीच क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए हो गया। अब यहाँ पर देखिए सी और बी के जरिए लगेगा ये प्लस और ये माइनस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा,
तो इसके बीच जो फोर्स लगेगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। क्लियर ये बात। अब ये दोनों के बीच का नेट फोर्स जो निकलेगा वो ये निकलेगा एफ नेट, ये नेट फोर्स निकलेगा। और ये कितना डिग्री हो रहा है, ये दोनों के बीच का एंगल का वैल्यू है 120 डिग्री। अब देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या सेम आ रहा है या सेम आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड जो चार्ज का है वो क्या है, डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए निकालते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू क्या 9 इंटू 10 पे पावर 9, Q1 ले लीजिए 5.0 का मतलब 5 इंटू 10 पे पावर -7 और 1.0 इंटू 10 पे पावर -7 का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 10 पे पावर -7। अब भाई आर दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 5 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर दीजिए 5 इंटू 10 पे पावर -2 मीटर में कन्वर्ट कीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगा जाकर के वो आ जाएगा 9 इंटू 10 पे पावर 9, 9 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 इंटू 5 और 10 पे पावर 9, 10 पे पावर 9 -7 -14 हो गया और बाई 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 इंटू 10 पे पावर क्या हो गया -4, -4 को ऊपर भेज देंगे, ये 5 बार में कैंसिल, 9/5। इस तरह का न्यूमेरिकल पिछले लेक्चर्स में बहुत बार बताया जा चुका है आपको। तो यहां पर हो गया 9 10 पे पावर -5 और ये -5 + 4 चला गया तो आ जाएगा जाकर के 9/50। एफ फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए 9/50 आएगा क्योंकि यहाँ -1 होगा, 10 पे पावर -1 को नीचे लिखेंगे तो 10 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका वैल्यू आएगा 0.18 अप्रोक्सीमेट, इसका वैल्यू आएगा 0.18 न्यूटन फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ठीक है, अब हम निकालेंगे, अब हम फाइंड करेंगे, समझिएगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए निकल गया। अब निकाल रहे फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी तो क्या हो गया के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू 9 इंटू 10 पे पावर 9 और Q1 का वैल्यू क्या है, Q1 का वैल्यू दिया हुआ है जाकर के माइनस में ले लेंगे 2.5 इंटू 10 पे पावर -7 और Q1 का वैल्यू हो गया, उसके बाद सॉरी Q2 का वैल्यू हो गया 1 इंटू 10 पे पावर -7। अब आइए R का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 10 पे पावर -2, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ये हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा तो 9 इंटू 25 10 पे पावर 9 -7 यानी -14 हो जाएगा, -14। अब यहाँ आइए 5 25 हो गया, 5 का स्क्वायर 10 पे पावर -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 पे पावर -4, यहाँ 1 है 10 पे पावर 1। अब देखिए 25 से 25 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 9 इंटू इस पर 10 पे पावर क्या बचा -5 बचा, यहाँ -4 + 1 तो -4 + 1 क्या होगा -3 होगा, -3 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा +3 हो गया। अब आया 9 इंटू 10 पे पावर -2 आ गया, 9 इंटू 10 पे पावर -2 का वैल्यू क्या होगा 0.09 न्यूटन। अब दोनों के बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारा निकल गया, यानी ए की वजह से और बी की वजह से मैग्नीट्यूड निकल गया। अब नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ये 0.18 है और यहाँ पर 0.09 है। तो नेट फोर्स निकालने का तरीका क्या यूज करेंगे, एफ नेट बराबर √। ठीक है, अब देखिए ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला a² + b² + 2ab cos थीटा, तो a की जगह पे इसे ले लेते हैं 0.18 का स्क्वायर और b की जगह पे इसे ले लेते हैं 0.09 का स्क्वायर + 2 इंटू 0.18 इंटू 0.09 और cos 120 डिग्री, ये 120 डिग्री होगा क्योंकि ये 60 होता है तो ये 120 होगा, तो cos 120 का वैल्यू होता है -1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो इसका टोटल जो वैल्यू आएगा अप्रॉक्स में वो आ जाएगा 0.16 न्यूटन के अप्रॉक्स में आ जाएगा वैल्यू। तो ये हमारा, इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आप करके 0.16 न्यूटन आएगा। तो ये हो गया ट्रायंगल के फॉर्म से रिलेटेड यानी कि सुपरपोजिशन का तरीका, किस तरीके से न्यूमेरिकल हम लोग सोल्व करते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट। एकदम आसान सारा है, समझना बहुत आसान है। तो ट्रायंगल वाला हम लोग समझ में आ गया हमें कि ट्रायंगल पर जब भी सुपरपोजिशन यानी किसी भी एक कॉर्नर पर नेट फोर्स बोलेगा निकालने के लिए तो आराम से हम लोग निकाल लेंगे, कोई ज़्यादा भारी नहीं है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप समझिए, यानी 3 साइड यानी ट्राइंगल वाला समझ चुके हैं हम लोग। अब अगर मान लीजिए स्क्वायर दिया रहेगा, सपोज दैट एक स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर का कितना कॉर्नर होता है? 4, ए बी सी और ये क्या हो गया? डी। ठीक, ए बी सी डी। अब सब पर चार्ज रखा हुआ है, इस पे भी चार्ज है प्लस क्यू, ए पर, बी पर भी प्लस क्यू, सी पे भी जो है वो प्लस क्यू अगर हम ले लेते हैं, और डी पर भी क्या लेंगे? प्लस क्यू। समझ में आ रही बात? एकदम आसान तरीके से प्लस क्यू। तो देखिए हर पर प्लस क्यू चार्ज है। अब बोला कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन एट वर्टेक्स सी। सी पर नेट फोर्स निकालना है। सी पर जो चार्ज प्रेजेंट है उस पर हमें क्या निकालना है? नेट फोर्स निकालना है। यानी नेट फोर्स निकालना है किस पर? एट सी पर। सी पर जो चार्ज प्रेजेंट है। तो देखिए सी पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसका हमें नेट फोर्स निकालना है। तो समझिए अब ये जो साइड दिया हुआ वो ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। अब यहां पर ये समझिए कि देखिए बी और सी प्लस प्लस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, रिपल्सन कहां लगेगा? ऊपर की तरफ लगा, ऊपर की तरफ फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। देखिए क्यू और क्यू है तो क्या हो जाएगा? के क्यू बाई ए स्क्वायर, सिंपल सा। अब देखिए डी और सी के बीच में जरा गौर कीजिए, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो कहां लगेगा? इधर लगेगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब जरा से ये गौर कीजिए, ये होता है डायगोनल साइड जो है, ये डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का? √2 इंटू ए, √2 इंटू साइड होता है। तो अगर ए और सी के बीच में हम फोर्स देखेंगे तो ए और सी के बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा के क्यू स्क्वायर बाई दोनों के बीच का √2 ए का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा? 2a स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है? नेट फोर्स निकालना है। तो अब जरा गौर कीजिए, ये पॉइंट सी लिया हमने, ये है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये पॉइंट सी लिया ऊपर में, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब जरा गौर कीजिए, ये वाला और ये वाला दोनों कितना डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। तो 90 डिग्री पर जब ये दोनों का हम नेट निकालेंगे, ये दोनों का नेट, तो ये दोनों का जो नेट आएगा हमारा क्या आएगा? 90 डिग्री पे √2f होता है। तो √2f मतलब क्या हुआ? √2 इंटू एफ का वैल्यू क्या है? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया √2f। अब इसी में एक और वेक्टर है जो ये दोनों के बीच में लग रहा, वो क्या लग रहा? के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। अब जरा बताइए, अब जो मेन नेट फोर्स हमारा होगा, यानी जो टोटल नेट फोर्स जो आएगा, एफ डैश करके निकाल रहे क्योंकि यहाँ पर एफ नेट शो कर चुके हैं, तो टोटल जो आएगा वो क्या होगा? √2f, ये वाला जो वैल्यू आया और ये वाला जो वैल्यू, दोनों को क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए इसे भी हम f मान लेते, इसे भी f मान लेते और इसे भी f मान लेते, तो ये हमारा √2f आ गया, ये दोनों का √2f, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो ये प्लस f। तो f की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, आंसर सेम वही आ जाता। कॉमन क्या निकाल लेते? f निकाल लेते कॉमन, तो हमारा आंसर हो जाता। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना और कुछ है नहीं। √2f का वैल्यू क्या हो गया? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। और इस f का वैल्यू, सॉरी इसको f नहीं मानना है, सॉरी, क्योंकि यहाँ 2a स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ 2a स्क्वायर है, a स्क्वायर सिर्फ नहीं है, तो इसको सिर्फ इसे रहने दीजिए √2f। इसको हम लोग डायरेक्टली इतना ना करके, इतना झोल झमेला कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली करते हैं। नेट फोर्स क्या आया? √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। वैसे नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ 2a स्क्वायर है, तो मैग्नीट्यूड तो ये दोनों का सेम नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। आपको बताया गया कि एक ही लाइन पर एक ही डायरेक्शन में एक से ज्यादा वेक्टर रहेगा तो उसे ऐड कर देंगे। तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया? √2 प्लस 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए इस क्वेश्चन को? तो जब इस तरीके का सवाल रहेगा तो आप आराम से बना लीजिएगा स्क्वायर के ऊपर। अब हम लोग समझते हैं क्वाड्रेटरल हेक्सागोन के ऊपर सवाल। अब देखिए, अगर एक बात याद रखना है, अगर नेट फोर्स बोलेगा निकालने के लिए, फाइंड नेट फोर्स एट दी सेंटर, सेंटर पर, किसी भी सेंटर पर अगर बोले निकालने के लिए, जैसे ट्रायंगल है, ठीक है,
और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहना चाहिए, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। इस सेंटर पर बोल रहा है नेट फोर्स बताइए क्या होगा। तो आप याद रखिएगा, इस सेंटर पर अगर एक क्यू नॉट चार्ज दिया गया है और बोला गया कि आप इस पे क्या निकालिए, इस पे आपको निकालना है नेट फोर्स। तो आप कैसे निकालेंगे नेट फोर्स? देखिए, इसके जरिए से जो नेट फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इसके जरिए से जो नेट फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इसके जरिए क्योंकि सब प्लस है तो इस डायरेक्शन में लगेगा। मतलब 3 फोर्स आ गया, ऐसे, इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब देखिए, ये इसका वैल्यू 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री, सब 120 डिग्री है। तो अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, मान लीजिए ये फोर्स आया F, ये भी F, ये भी F, ठीक, ये दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? F के बराबर आएगा, क्योंकि सबका तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। तो ये F और ये F क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ना, वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स सेंटर पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों होगा 0? जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा और सेंटर पर अगर बोलेगा वैल्यू निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए, तो नेट फोर्स क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इस पॉइंट को याद रखना है हमेशा। ये एक फिगर हो गया। दूसरा फिगर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए, Q हुआ, Q चार्ज, प्लस Q प्लस Q प्लस, ठीक। अब यहाँ पर सेंटर पर रखा Q नॉट रख दिया। तो अब देखिए, ये इसके जरिए जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में, इसके जरिए जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में, इसके जरिए जो इस पर फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में, इसके जरिए जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में। अब डिस्टेंस तो सबका फिक्स है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सबका डिस्टेंस फिक्स है। तो जरा बताइए कि ये इसका मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड जब सेम हो रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये वेक्टर एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। कैंसिल करेगा ना, ऐसे ऐसे और इस तरीके से, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। क्लियर ये बात? जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो। एक और एग्जांपल समझिए। जैसे अगर मान लीजिए स्क्वायर लिया हमने, ठीक, और यहाँ पर रखा 2Q चार्ज, यहाँ पर 2Q और यहाँ पर Q और यहाँ पर Q। अब देखिए क्या हुआ, नेट फोर्स बोला निकालने के लिए Q नॉट पर। तो देखिए, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, फिक्स रहेगा। ठीक है, डायगोनल का आधा कर देंगे। तो अब यहाँ पर जो Q नॉट जो आया है हमारा, ये Q नॉट, इसके और इसके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, वो इधर लगेगा, इधर लगेगा। इसके और इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, वो इधर लगेगा। अब जरा बताए, ये भी Q और ये Q नॉट, ये भी Q और Q नॉट, डिस्टेंस फिक्स है, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा आपस में। अब यहाँ ये 2Q है, तो ये और ये लगेगा तो इस डायरेक्शन में, और ये इस पे लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ 2Q और ये Q नॉट, यहाँ भी 2Q, यहाँ Q नॉट, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो फोर्स सेम आएगा। तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल, ये भी एक दूसरे को कैंसिल। तो आंसर हमारा क्या होगा? नेट फोर्स का वैल्यू 0 होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लीजिए हम हेक्सागोन लेते हैं, ठीक है, ये फिगर के अलावा अगर मान लीजिए सर्किल लिया, ठीक, और इस पर नेट फोर्स बोला Q नॉट, इसका चार्ज का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा। हर एक चार्ज दूसरे चार्ज के अपोजिट में रिएक्ट कर जाएगा, वो उसका वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अगर मान लीजिए सपोज दैट एक हेक्सागोन लेते हैं हम, ठीक है, हेक्सागोन लिया, ये हेक्सागोन लिया, ये Q, ये भी 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 Q, सब पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। टोटल 6 चार्ज है और यहाँ पर सेंटर पर रखा Q नॉट। कैसा रखा? Q नॉट। अब बोला कि बताइए नेट चार्ज क्या होगा? तो देखिए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा। कैसे? नेट फोर्स 0 हो जाएगा। कैसे? आप समझ रहे हैं ये चीज? नेट फोर्स बोल रहा है Q नॉट पे निकालने के लिए। यहाँ देखिए, ये इसका डायगोनल हो गया, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल। अब देखिए, ये इस पे लगाएगा इस डायरेक्शन में और ये इस पे लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल। अब ये वाला इस पे लगाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि प्लस प्लस है तो रिपल्सन। अब ये लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये भी एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल। तो हर कोई फोर्स एक दूसरे फोर्स को क्या कर रहा है? कैंसिल कर दे रहा है। तो जब कैंसिल कर दे रहा है तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कब ऐसा हो रहा है? ये और कीजिएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है,
सब पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव क्यू नॉट है, तो अट्रैक्शन रिपल्सन होने की वजह से मैग्नीट्यूड सेम हुआ और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, इसीलिए नेट फोर्स क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है इस सेंटर पर। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो याद रखिएगा जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा तो नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा से ध्यान देते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि स्क्वायर लिया हमने, ठीक है, एक स्क्वायर लिया और इस स्क्वायर पर रख दिया चार्ज हमने 3Q 4Q और ये Q और ये 2Q, ठीक। और जो इसका साइड है वो L ले लिया, L और L डायगोनल है, ठीक। और सेंटर पे रख दिया हमने चार्ज Q नॉट, बोला फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q नॉट, यानी एट सेंटर। फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स एट सेंटर। सेंटर पर हमें नेट फोर्स बताना है। अब जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि ये यहां से ये इसका डायगोनल और ये डायगोनल, ये L है तो डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा हमारा ये जाकर के √2L। अब √2L का हाफ करेंगे हम, √2L/2। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस है ना, इसके और इसके बीच में R मान लेते, इसको क्या मान लेते हैं, R। तो R बराबर हो गया √2L/2, तो इसको √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे करेंगे ना, √2 इंटू √2 कैंसिल, तो क्या है L/√2। तो इसका भी L/√2, ये भी L/√2, ये भी L/√2, ये भी L/√2, सबका वैल्यू सेम आ गया। अब जिस जरा बताइए, इसे मान लेते हैं A पॉइंट, इसे मान लेते हैं B और इसे मान लेते हैं C और इसे मान लेते हैं D, ठीक। तो R तो सबका फिक्स है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, बट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए सेम नहीं है। तो अगर आप इस सवाल में कहेंगे कि नेट चार्ज 0 हो जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये बात समझिए क्यों गलत होगा, किस तरीके से होगा, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है। अब जरा सा इस Q नॉट पर हम लोग गौर करेंगे, तो Q नॉट पर इसको निकाल लेते बाहर समझने के लिए। इस Q और इस Q नॉट में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, वो इधर लगेगा, ठीक है। जो लगेगा हमारा वैल्यू जरा गौर करना है, Q इंटू Q नॉट, K इंटू K Q नॉट और बाई R स्क्वायर। R मान लिया, R का वैल्यू क्या है, L/√2, R स्क्वायर मान लिया, ठीक। अब जरा सा फिर आइए इधर आइए, ये और ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, तो वो किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा। तो ये इस तरफ जो लगेगा तो क्या लगेगा, 3Q इंटू Q नॉट बाई K इंटू 3Q इंटू Q नॉट बाई क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस आ रहा है, क्लियर। अब सेम देखिए, इसके और इसके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, वो इधर लगेगा, तो क्या होगा, ऐसे इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3Q इंटू Q नॉट बाई R स्क्वायर। अब ये 2 है तो 2Q है, तो यहां पर लिखेंगे 2 इंटू K 2Q हुआ इंटू Q नॉट बाई R स्क्वायर। अब ये दोनों के बीच में लगेगा तो किधर लगेगा, इधर लगेगा ना, इस तरफ रिपल्सन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 है तो क्या लिखेंगे, 4K इंटू Q नॉट बाई R स्क्वायर। जरा गौर कीजिए, देखिए ये KQ नॉट बाई R स्क्वायर, KQ नॉट बाई R स्क्वायर, इसको मान लेते हैं F। तो जब ये F मान लेंगे तो ये समझने के लिए हम बार बार बता रहे हैं कि, तो देखिए Q नॉट पे ये फोर्स, ये 4 फोर्स लग रहा है हमारा Q नॉट पे। जब ये 4 फोर्स लग रहा है तो अब जरा गौर कीजिए, ये 4 फोर्स जो लग रहा है तो ये इसको F माना इतना को, तो ये क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा, ये F हो गया, ये 2F हो गया, ये 3F हो जाएगा और ये 4F हो जाएगा, होगा ना Q नॉट, क्योंकि सब KQ नॉट बाई R स्क्वायर के बराबर आ रहा है। अब देखिए ये इसका मैग्नीट्यूड इससे बड़ा है, इस वेक्टर का इस वेक्टर से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, इधर समझना इस बात को, इस तरह से बनाते हैं, सवाल को सोल्व करते हैं। 4 इंटू 2 तो क्या बचा, 2F, ठीक। अब यहाँ 3F में से F गया तो क्या बचा, 2F बचा, क्लियर, ठीक। 2F बचेगा ना, प्लस माइनस कर देंगे क्योंकि वेक्टर बड़ा रहेगा तो घट जाएगा। अब ये दोनों के बीच का एंगल होता है जो डायगोनल इंटरसेक्ट करता हुआ 90 डिग्री पर, तो इसका नेट फोर्स इधर निकलेगा F नेट। तो F नेट जो होगा 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पर जो होता है √2 इंटू F होता है। तो F कितना दिया हुआ, 2F दिया हुआ फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो हमारा वैल्यू जो आ गया नेट फोर्स बराबर
नेट फोर्स बराबर आ गया 2√2F। F का वैल्यू क्या था? KQ इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। अगर R का वैल्यू आप पुट कीजिएगा तो क्या था? L/√2, तो 2√2 KQ नॉट बाई R का वैल्यू हो गया L/√2। इसका क्या कीजिएगा? स्क्वायर कर दीजिएगा, तो √2 का स्क्वायर तो 2 आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 4√2 KQ नॉट बाई L स्क्वायर हो जाएगा आंसर आपका। तो ये सवाल समझ गया एकदम अच्छे तरीके से। तो देखा यहाँ पर नेट फोर्स 0 नहीं हुआ। ठीक, तो इस तरीके से बनाते हैं। जब मैग्नीट्यूड देखिए किस तरीके से डिफरेंट हो रहा है तो कैंसिल, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हेक्सागोन है, ठीक है, समझना है। यहाँ माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है और ये माइनस क्यू है। ठीक, अब हमसे सवाल जो पूछा, इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है, समझना इस बात को अच्छे तरीके से। सेंटर पर रखा हुआ है क्यू नॉट, वही सवाल है, सेंटर पर आपको नेट फोर्स निकालना है। तो अब जरा सा ध्यान दीजिए, इसके बीच का जो डिस्टेंस लिया गया है वो क्या है? एल ले लिया गया, ठीक है, एल। ये भी एल है, ये भी एल हो गया, एल हो गया, एल हो गया। ठीक, तो इसके जरिए इस पर नेट फोर्स हमें निकालना है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर निकालते हैं क्यू नॉट को बाहर में समझने के लिए। अब देखिए ये प्लस और ये प्लस, तो इस पर फोर्स कैसा लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये रिपल्सन, रिपल्सन लगेगा इधर। तो इधर जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू क्या होगा? के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये और ये क्या होगा? ये दोनों के बीच रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा? ये दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन होगा तो इधर ही लगेगा ना, ये दोनों का फोर्स इधर लगा, इसका भी फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो इसका भी जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? के क्यू नॉट बाई एल स्क्वायर। तो इसको भी एफ मान लेते हैं, इसको भी एफ मान लेते हैं। ठीक, अब जरा से इस पे गौर कीजिए। ये दोनों का तो मामला हो गया क्लियर। अब इधर गौर कीजिए, ये दोनों के बीच में और ये दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा हमारा के क्यू नॉट बाई एल स्क्वायर, जो किसके बराबर माना? एफ के बराबर। इधर लगा प्लस और प्लस इस तरफ लगा एफ, क्योंकि के क्यू नॉट बाई आर एल स्क्वायर सेम है। और फिर ये दोनों के बीच में किधर लगेगा? इधर ही लगेगा एफ। ठीक है, ये हो गया। अब ये दोनों के बीच में देखिए किधर लगेगा? इस तरफ लगेगा एफ, और इस दोनों के बीच में किधर लगेगा? अट्रैक्शन, वो इधर ही लगेगा एफ। ये रिपल्सन और ये अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। तो एफ एफ कितना हो गया? 2f। एफ एफ कितना हो गया? 2f। एफ एफ कितना हो गया? 2f। तब जरा गौर कीजिए, क्यू नॉट पे जो फोर्स आया, एक आया इधर 2f, ठीक है, इधर आया 2f और इधर आया 2f। और वो f का वैल्यू क्या है? के क्यू नॉट बाई एल स्क्वायर। ठीक, और देखिए जरा सा ये बात भी याद रखिएगा कि ये दोनों जो होता है वो कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री पर होगा, 60 डिग्री पर। ये हर एंगल 60 डिग्री का होगा। तो 60 डिग्री पर जब हो रहा है, यानी ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो कितना होगा? 120। तो जब 120 होता है तो 120 का नेट क्या होता है? एफ के बराबर होता है। तो एफ क्या होगा? 2f होगा। तो इस पर आ गया फोर्स, एक तो 2f पहले से है, ये दोनों का नेट जो निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा? 2f आएगा। तो 2f को जोड़ देंगे तो एक ही डायरेक्शन में तो जुड़ जाएगा। तो नेट फोर्स हमारा जो होगा वो क्या होगा? नेट फोर्स क्यू नॉट पर नेट फोर्स हो जाएगा 4f। और 4f का वैल्यू क्या हो गया हमारा? f का वैल्यू हो गया के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई एल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हुआ। समझा ये सवाल एकदम आसान से। f नेट क्या हो गया हमारा? 4f के बराबर। क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों किसमें है? ये और ये 2f और ये 2f। कितना डिग्री? 120 डिग्री। तो पहले बताया था कि 120 का जो वैल्यू होता है नेट, वो f के बराबर ही होता है। तो f कितना है यहाँ पर? 2f के बराबर। तो ये सवाल समझ गए आप अच्छे तरीके से। चलिए, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के कॉन्सेप्ट का।
ये इस तरह का सवाल मेडिकल और एम्स और के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। हेक्सागोनल वाला सवाल ज्यादातर पूछता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ क्यू, ये क्यू हो गया और यहाँ माइनस क्यू हुआ, यहाँ क्यू हो गया और ये माइनस क्यू हो गया। ठीक, और यहाँ पर क्या है, क्यू नॉट है। अब सवाल ये कह रहा है ना, सवाल कह रहा है कि हमें बताना है इस पर नेट फोर्स क्या होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये प्लस और ये प्लस, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर होगा, और ये माइनस और ये प्लस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर ही होगा। मैग्नीट्यूड तो सबका सेम रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2F हो जाएगा ना। कैसे होगा, अभी बताया था इसी तरीके का, F और F दोनों मिलकर के क्या आ जाएगा, 2F आएगा। ठीक, जब ये 2F आया इधर इस तरह वाले में 2F आया, तो अब जरा यहां गौर कीजिए, इधर भी क्या आएगा, 2F आएगा। अब जरा इधर गौर कीजिए, इधर क्या आएगा, समझ रहे बात, इधर वाला तो आ चुका है, इधर वाला आ चुका, इधर वाला जरा देखिए, गौर कीजिए, क्या आएगा, 2F आएगा। सिंपल सा है। तो क्यू नॉट का अगर हम बाहर निकाल करके देखते हैं, तो एक इधर आया 2F, एक इधर आया 2F और एक इधर आया 2F, और हर का एंगल कितना, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि 60 होता है ना। देखो यहाँ हुआ ये 60 और ये 60, तो 60 60 कितना हो गया, 120। अभी बताया था हम कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालते हैं, ये दोनों का मैग्नीट्यूड, तो 120 तो 2F के बराबर आएगा। तो ये और ये एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। तो कैंसिल करने पे नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। 120 पर मैग्नीट्यूड सेम आएगा ना, या ये दोनों का निकालोगे तो इधर आएगा, तो इसको कैंसिल कर देगा, तो फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें बचेगा कुछ नहीं, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आप सीख गए कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से सीख लिया आपने। अब आपको क्या करना है, इसके बाद हम जो डीपीपी बताएंगे, कूलम्ब्स लॉ का फर्स्ट डीपीपी और सेकंड डीपीपी, 2 डीपीपी बताएंगे कूलम्ब्स लॉ में, जो आईआईटी मेंस में सवाल आया हुआ है और नीट में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको डीपीपी के जरिए सॉल्व करवाया जाएगा। इसमें आप कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया, आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ये लेक्चर्स आप अच्छे तरीके से सीख गए होंगे, और साथ ही साथ अगर आपने ये सीख लिया है तो आप इसे दूसरे तक भी शेयर कीजिए और एकदम कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से सीखिए। देखिए हर हाल में हम आपको कॉन्सेप्ट कोशिश करेंगे कि एकदम अच्छे तरीके से सिखाएं। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे तक पहुंचाइए, और नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। क्यों, क्योंकि उसमें हम क्या बताएंगे, डीपीपी बताने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ के ऊपर, पहला डीपीपी और दूसरा डीपीपी, टोटल 2 डीपीपी बताएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।